घन के आकृति का पोस्टमार्टम करने के बाद अब घनाभ की बारी है। घनाभ एक बहुत इंटरेस्टेड चीज है, इंटरेस्टेड आकृति है। इसको सही तरीका से अवलोकन कीजिएगा, इसमें पता चलेगा कि घनाभ जो बनता है ये आयत से बनता है, आयत। और आप जानते हैं कि इसमें जो फलक होता है, फलकों की संख्या 6 होती है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला भूल गए हैं, पता नहीं है, लेकिन क्या आप इस घनाभ की आकृति को कभी भूल सकते हैं? आप जिस कमरे में रह रहे हैं वो एक घनाभ है। आप अभी अवलोकन कीजिए फ्रेंड्स कि आप अभी जिस कमरे से या वीडियो को देख रहे हैं उस कमरे में आप सही तरीका से गौर कीजिए और देखिए कि उस कमरे में 8 कोना होगा। कहने का सेंस वो एक घनाभ है। तो उस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, एग्जाम में भूल जाने के बाद आप अपने एग्जाम हॉल को देखिएगा, तब पता चलेगा कि हमारा जो यह घनाभ बना हुआ है कहीं ना कहीं आयत से बना हुआ है, कहीं ना कहीं वह आयत से मिलकर बना हुआ है। और तब आयत कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि फलक 6 है, तो 6 आयत से मिलकर वह बना है। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वह 6 गुना आयत का क्षेत्रफल होगा, 6 गुना आयत का क्षेत्रफल होगा। यानी 6 आयत का क्षेत्रफल तो एक घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभ के क्षेत्रफल के बराबर 6 आयत का क्षेत्रफल। कभी कभी रेलवे और बहुत सारे एग्जाम में मैथ का इस प्रकार का लैंग्वेज क्वेश्चन दे देता है फ्रेंड्स, ताकि हम फंस जाते हैं और वही उसी प्रश्न में हमको काफी परेशानी देखना पड़ता है। तो यह लैंग्वेज है, इसका आपको लैंग्वेज समझना चाहिए कि एक घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 6 आयत का क्षेत्रफल। अब बात रहा कि L, B और H घनाभ में अलग अलग होता है, तो आयत में भी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। यदि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं होगी तो वह वर्ग बन जाएगा। तो 6 गुना आयत का क्षेत्रफल बराबर एक घनाभ का क्षेत्रफल। यहां देखिए, पहला आयत यदि इसको आप लेते हैं तो इसका लेंथ, ये ब्रेथ और यह लेंथ और यह हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो पहला लेते हैं तो एल बी, तो देखिए कैसे कैसे होता है, एल गुना बी, एल बी प्लस एल बी हो गया। उसके बाद एल एच, एल एच प्लस बी एच। आप इस प्रकार से फार्मूला देखते होंगे, लेकिन फार्मूला यह फिगर देख के बनाने का यह तरीका है कि हम एक आयत लिए, उसके बाद दूसरा आयत लिए, फिर तीसरा आयत लिए। कुल आयत 6 है और भुजा भी 3 है, और 3 से बना 3, 1 2 3 और फलक 6। तो इसीलिए एल बी, एल एच और बी एच को यदि हम गुना कर देते हैं 2 से, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। किसका? तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। तो देखें फ्रेंड्स कितना मजेदार था। अब शायद ही आप घनाभ का क्षेत्रफल भूल पाएंगे। रटने का क्या है फ्रेंड्स, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। रटने का 2 गुना एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच करते रहिएगा, कभी भी याद नहीं होगा। लेकिन आप इस तरीका से यदि ऑब्जर्वेशन करके पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आप सीख जाइएगा। तो भाई लोग, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल को हम लोग कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। रटने का झंझट खत्म कीजिए और हमारे साथ बनिए और कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानिए कि कैसे निकाला जाता है। आप अपने कमरे का अवलोकन कीजिए, देखिए कि कमरा में क्या चीज रखा हुआ है।
ताकि हम रट रहे हैं बार बार भूल रहे हैं। तो आप देखिएगा, जब कमरे को देखिएगा, आप ध्यान से अपने कमरे को देखिए। मेरे बोलने के बाद अभी आप कमरे को देखिए कि कमरा क्या चीज है, और उसका जो चारों दीवार है उस दीवार को अवलोकन कीजिए। देखिए उसमें आपको पता चलेगा कि एक लंबाई दिया हुआ है और उसी के साथ चौड़ाई दिया हुआ है, और उसमें एक चौड़ाई दिया हुआ है। एक लंबाई और एक चौड़ाई दिया होगा आपको। कहने का सेंस कि यदि आप यहां देख रहे हैं कि ये एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, जितना चौड़ैया आपको यहां देखने को मिलेगा और लंबाई यहां देखने को मिलेगा, इसका जस्ट अपने साइड दूसरे साइड देखेगा कि वह दीवार भी उतने लंबाई है, और उस चौड़ाई के सामने भी देखिएगा कि वह दीवार उतने चौड़ा है। तो एक लंबैया और एक चौड़ैया मिल करके आपका घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बनाता है। अब जो है इसमें से दीवार तो 4 है, हम निकाले हैं एक दीवार का, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कहने का सेंस उसमें जो होगा दोनों साइड, एक साइड में एक लंबाई और एक चौड़ाई। इस सेंस में आप ऐसे पकड़िए कि एक दीवार ऐसे ऐसे है, तो एक लंबाई एक चौड़ाई। जब फिर इधर से जब जोड़ेंगे एक यहाँ और एक यहाँ, तो हमको 2 से आगे गुना करना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि कमरा है और कमरा का तो लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब जब हाइट नापिएगा तो इस कमरे में हाइट सब जगह समान मिलेगा, इसीलिए हाइट जो है वह अलग से एक ही बार काउंट होता है। इसीलिए ऊंचाई सब जगह समान होती है। इसीलिए कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला। मित्रों, अब घनाभ के विकर्ण के बारे में देखना है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है आपने पढ़ा, वर्ग का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब पढ़ना है घनाभ का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण और घन के विकर्ण में एक समानता है कि घन का विकर्ण और वर्ग का विकर्ण की भुजा समान होती है, लेकिन घनाभ के विकर्ण में भुजा अलग अलग होती है। इसीलिए घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए हमें अलग अलग मान को गुना करना पड़ता है। जैसे देखिए, इसका लेंथ और इसका ब्रेथ, इसका ब्रेथ इसका हाइट, इसका हाइट इसका लेंथ, हमको गुना करना पड़ता है। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए हमको LB गुना BH गुना LH, हम जब गुना में लाते हैं और रूट अंडर डालते हैं तो हमको घन का विकर्ण प्राप्त होता है। जैसे आप वर्ग में किए थे A गुना A, हम यहाँ भी सेम उसी प्रकार किए हैं, कंडीशन वही है। तो हम क्या लिखते थे, √2A स्क्वायर, A स्क्वायर करते थे तो प्राप्त होता था √2A स्क्वायर, तब हम लिखते थे √2A। उसी प्रकार हम A स्क्वायर घन में देखते थे तो 3A स्क्वायर आता था। घन की बात कर रहे हैं और यहाँ वर्ग की बात कर रहे हैं, तो प्राप्त होता था तो √3A निकलता था घन का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण √2A। जब इसका मान वैल्यू हमको पता चल जाएगा
तो घन का विकर्ण पता चल जाएगा। एल और बी का जो वैल्यू होगा, बी एच का जो वैल्यू होगा और एल एच का जो वैल्यू होगा, वही हमारा घन का विकर्ण हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रश्न में करता है इससे रिलेटेड कि एक घन के अंदर में इतना साइज, इतना लेंथ, इतना ब्रेथ और इतना हाइट का एक घनाभ है, उसके अंदर मैक्सिमम बांस का साइज कितना अट सकता है या किसी रॉड का साइज कितना अट सकता है, आ सकता है। तो आ सकने का मतलब है उसका आपसे विकर्ण मांग रहा है, विकर्ण मांग रहा है। तो आप विकर्ण समझ करके उस बांस, उस रॉड की लंबाई बताएंगे। तो घन का विकर्ण आपको पता चल गया।